स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। इस बार थोड़े दिनों के बाद मेरी उपस्थिति हो पाई। मेरी व्यस्तताएं थोड़ी यूपीएचएससी के इंटरव्यू को लेकर के भी हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो 15 मार्च को आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा कंडक्ट होने वाली है, उससे संबंधित बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे प्रैक्टिस सीट मैंने आपको प्रोवाइड किया था। और एक बार पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। एक बार आप इसको अवश्य देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में मैं भी नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको बताते हुए चल रहा हूं। आप इन प्रश्नों से एक बात अवगत अवश्य हो लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस जो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है कि 2021 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड वाटर डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर? दोस्तों इसकी जो थीम है वह है वैल्यूइंग ऑफ वाटर। दोस्तों इस प्रश्न को आप देखते हैं, इसमें आपको दो प्रश्न मिल रहे हैं। पहला है विश्व जल दिवस जो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, उसमें ही एक प्रश्न आपको मिल गया। और दूसरा थीम की बात थी जो वैल्यूइंग ऑफ वाटर है, इससे आप अवगत हो लीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को रात 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट बंद करके मनाए जाने वाला अर्थ आवर डे जो इस बार 27 मार्च को मनाया गया कि 2021 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ 2021 अर्थ आवर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च फ्रॉम 8:30 to 9:30 PM व्हिच वाज सेलिब्रेटेड ऑन 27 मार्च दिस टाइम। तो इसका थीम जो था दोस्तों, क्लाइमेट टू सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाए जाने वाला, यानी प्रत्येक वर्ष, यानी आपको पता चलेगा कि महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 जून को एक प्रश्न मिल गया। और 2021 की थीम या करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि इसका थीम जो था महासागर जीवन और आजीविका, ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। आप इससे अवगत हो लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और करंट की महत्ता आप समझ सकते हैं। इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है और इससे प्रत्येक एग्जामिनेशन में 5, 6, कभी कभी 7, 8 प्रश्न भी रहते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। किस देश ने अगले 5 वर्ष में 1000 करोड़ ट्री सुनामी पहल के तहत जंगल विस्तार की योजना बनाई है, जिसे यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, आप अवगत है, पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबानी भी सौंपा है? प्रश्न को देखें, विच कंट्री हैज प्लान्ड फॉरेस्ट एक्सपेंशन इन द नेक्स्ट 5 years अंडर 1000 करोड़ ट्री सुनामी इनिशिएटिव विच यूएनईपी हैज आल्सो इंटरेस्टेड टू होस्ट एनवायरमेंट डे 2021? दोस्तों यह जाता है हमारे पड़ोसी मुल्क, खराब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने यूएनईपी और एफएओ के सुझाव पर 2021-30 यानी 2021-30 के डिकेड्स को किस रूप में घोषित किया है? इन व्हाट फॉर्म हैज द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड द 2021-30 ऑन द सजेशंस ऑफ यूएनईपी एंड एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? इसके सजेशंस पर जो घोषित किया है, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर यूएन दशक यह घोषित किया गया है। इससे आप अवगत अवश्य हो लीजिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, हम समाधान का हिस्सा हैं, हैशटैग फॉर नेचर। यहाँ पर दूसरों नेचर होना चाहिए, गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। इसमें से किसका 2021 का थीम है? वी आर द पार्ट फॉर द सॉल्यूशन, हैशटैग फॉर नेचर हुज थीम इज 2021। दोस्तों यह थीम है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? एक्सेप्टिंग अ रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोस्ट सीरियल्स? दोस्तों 2023 डिक्लेयर किया गया है। 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप अवगत हो लीजिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु भारत की
जल, थल और वायु सेना तीनों ने मिलकर किस ऑपरेशन को संचालन किया? किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो इन तीनों ने मिलकर के जिस ऑपरेशन का संचालन किया उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन कोजीत। ऑपरेशन कोजीत से आप अवगत हो लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एस्टर एक्स किस देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रारंभ किया गया पहला सैन्य अभ्यास है? एस्टर एक्स इज द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च्ड इन स्पेस बाय व्हिच कंट्री? दोस्तों स्पेस में पहली बार यह प्रयास किया है मिलिट्री एक्सरसाइज का फ्रांस ने। फ्रांस के साथ आप जा सकते हैं और हम बढ़ते हुए आ गए अगले प्रश्न की तरफ। जो 10वां प्रश्न है वह कह रहा है विच ऑफ दिस मिलिट्री एक्सरसाइज इज नॉट मैच्ड? इसमें 3 तो मैच्ड है लेकिन चौथा मैच्ड नहीं है और उसी को आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे से अवगत हो लीजिएगा। और यह मैच्ड नहीं है, वह है गरुड़ शक्ति जो भारत और फ्रांस के बीच में नहीं है। आप बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ और 11वें प्रश्न की तरफ। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत ने की। ब्रिक्स, अगला जो ब्रिक्स है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी एक प्रश्न आपको मिल गया कि 13वें का जो ब्रिक्स का आयोजन किसने किया था? तो भारत ने किया था। ब्रिक्स आप समझ सकते हैं जो ये 5 देशों के संगठन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, यहाँ पर चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसका जो अगला मेजबानी करेगा वह करेगा चाइना। तो आप चाइना से अवगत हो लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक यूनिक प्रश्न है। हो सकता है लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में इस प्रश्न को दे। काजा क्लास के प्रधानमंत्री बनते ही कौन सा देश दुनिया का ऐसा एकमात्र देश बन गया जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिला ही हैं? विच कंट्री बिकम द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर वुमेन एज सुन एज द काजा क्लास बिकम द प्राइम मिनिस्टर? दोस्तों यह जो रिकॉर्ड बनाया है एस्टोनिया ने बनाया। एस्टोनिया के साथ आप जा सकते हैं और हम पढ़ते हुए चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस। आप इनसे जोड़ दीजिएगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई परीक्षाओं में आ भी चुका है। हो सकता है यह प्रश्न आपको इस परीक्षा में देखने को मिले। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज, बहुत सारी बातें इनसे आप जोड़ सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की किस द्वीप को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाएगा? दोस्तों अभी मैंने सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में आपसे बातें की और एक प्रश्न अगला भी मिल गया आपको उन्हीं के संदर्भ में। विच आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार विल नाउ बी नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप? और यह है रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड को अब नया नाम दिया गया है और वह उसको बोला गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष भारत में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? दोस्तों यह मनाया जाता है, आप यहाँ पर ऑप्शन देख लें, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से आप अवगत हैं, भारत कोकिला भी उन्हें कहा जाता है और प्रथम वोमेन्स गवर्नर सरोजनी नायडू थी। इससे भी आप अवगत होंगे। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑन द ट्रायल द बुद्धा अ जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन हैं? ऑन द ट्रायल द बुद्धा अ जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक हैं दीपांकर एरोन। दीपांकर एरोन के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अफगानिस्तान में स्थित इन डैम में किसको अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये चारों जो डैम आप देख रहे हैं ये चारों अफगानिस्तान में स्थित हैं, लेकिन किसको हम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के रूप में जानते हैं? तो यह है सलमा बांध। इसके अतिरिक्त दहला, सहतूत, कमाल खान बांध ये सारे अफगानिस्तान में स्थित हैं। सलमा बांध भी स्थित है और सलमा बांध जो है वह अफगान और इंडिया फ्रेंडशिप डैम के रूप में जाना जाता है। इससे आप अवगत हो लीजिएगा। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वी.एस. येदियुरप्पा की जगह पर किसे कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? दोस्तों यह बनाया गया है बसवराज बोम्मई को। इससे आप याद अवश्य कर लीजिएगा। और हम आ गए 19वें प्रश्न की तरफ। 31 जुलाई 2021 को किसकी 141वीं जयंती लम्ही महोत्सव के रूप में मनाई गई? दोस्तों वाराणसी के समीप लम्ही नामक ग्राम में जिनका जन्म हुआ था उनको हम बोलते हैं प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट, गोदान, मानसरोवर और बूढ़ी काकी
बहुत सारे कहानी उपन्यासों से आप अवगत होंगे। निर्मला और बहुत सारे उपन्यास हैं उनके। प्रेमचंद सही जवाब। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत का पहला कौन सा स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुम्बद विकसित किया है? विच इंडियाज फर्स्ट इंडियन ड्रोन डिफेंस ड्रोन हैज़ बीन डेवलप्ड बाई हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स, और यह है इंद्रजाल। इंद्रजाल के साथ आप जा सकते हैं। और हम आ गए अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहलाने वाले इनमें से किस व्यक्ति को, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स ध्यान दीजिएगा, कहलाने वाले किस व्यक्ति को पद्म भूषण 2021 का सम्मान प्राप्त हुआ है? दोस्तों एक प्रश्न और भी आता है, जैसा कि मैंने बताया था, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जिनको कि पद्म भूषण दिया गया था इसी दौरान 2021 में, और यहाँ पर यह दिया गया है किसको? यह दिया गया है नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, तो इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। सुदर्शन साहू जिनको कि स्कल्पचर के लिए दिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक को इनमें से किसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सुलभ इंटरनेशनल का जब भी नाम आता है बिंदेश्वरी पाठक का नाम आता है, पटना से बिलोंग करते थे। और बिंदेश्वरी पाठक को अब किसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों बनाया गया है स्वच्छ रेल मिशन का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। चूंकि दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है, और एक बात हम आपको और बता दें कि करंट से चूंकि यह परीक्षा पहले कंडक्ट होने वाली थी, चूंकि यह परीक्षा पहले कंडक्ट होने वाली थी, लिहाजा आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है जो आपका करंट हो वह पहले का भी पूछा जाए, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखें। वैक्सीन में विश्वास पैदा करने के लिए वैश्विक टीकाकरण अभियान का यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है डेविड बेकहम को, इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हम आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अहिंसक और गांधीवादी माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए किसे 2020 के गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिसको कि फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। आप इससे अवगत हो लीजिएगा। और हम आते हुए बढ़ते हुए आ गए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरणीय पतन पर आधारित पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुक है दोस्तों, और यह है अमिताभ घोष, इसके राइटर हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस विदेश प्रधानमंत्री को, अभी मैंने इसको बताया आपको नरेंद्र सिंह कपानी के दौरान, तो यहाँ इसको देखिए, इनमें से किस विदेशी प्रधानमंत्री को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2021 से नवाजा गया है? दोस्तों यह नवाजा गया है शिंजो आबे। शिंजो आबे अभी मैंने बताया आपको, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत से इनके बहुत अच्छे संबंध थे, तो इसको आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। अब आ गए हम अगले प्रश्न की तरफ। मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी मानव हमले को कम करने के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने कौन सी परियोजना शुरू की है? और दोस्तों यह परियोजना शुरू की है प्रोजेक्ट रिहैब। प्रोजेक्ट रिहैब is the right answer to this question. Now move to the question number 28. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों भारत 63 पोजीशन पर है, 63वें स्थान पर है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर किसे दुनिया भर के सबसे प्रदूषित शहरों में किसे दूसरे स्थान पर रखा गया है? और यह जो उपाधि हासिल की है, जो कि सही नहीं है, गाजियाबाद को जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड में दूसरा स्थान दिया गया है। गाजियाबाद इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30 और यह 30 क्वेश्चन कह रहा है डीआरडीओ और सीआरपीएफ के द्वारा विकसित किया गया रक्षिता क्या है? व्हाट इज रक्षिता डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ? दोस्तों रक्षिता एक बाइक एम्बुलेंस है, इससे आप अवगत हो लीजिएगा। दोस्तों यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है और उसी श्रृंखला में कंटिन्यू करते हुए एक बार हम पुनः यूपी स्पेशल आपको दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षा कंडक्ट हुई थी, जो आश्रम पद्धति की परीक्षा कंडक्ट हुई थी या जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की परीक्षा कंडक्ट हुई थी, वहाँ पर यूपी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे और आपके सिलेबस का भी हिस्सा है कि सारे
पाठ्यक्रम में विशेष रूप से आपको यूपी को दृष्टिगत ध्यान में रखना है। तो आइए यूपी संबंधित कुछ प्रश्नों को जान लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बार पुनः आपको बता दूं कि अब तो समय बहुत कम बचा है, फिर भी अगर आपको कुछ जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट और जो भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं उनसे जुड़ना है तो हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन अब 5-7 दिन का समय है, जितना भी आप पढ़ सकें इसको ही देखें। अगर ज़रूरत होगी तो हमें आप मैसेज करें, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। संपूर्ण भारतीय राज्यों में 16.50 यानी कि 16.50% जनसंख्या के साथ प्रथम स्थान पर रहने वाला उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। यानी एक प्रश्न आपको मिल गया कि फर्स्ट पोजीशन किसका है, यूपी का पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से इंडिया में, लेकिन एरिया के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान रखता है दोस्तों, एरिया के दृष्टिकोण से चौथा स्थान रखता है। अब हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है और सारे प्रश्नों को बताना है। 30 प्रश्न और है। उत्तर प्रदेश किस स्थल पर दिव्यांगों के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेडियम फॉर द डिफरेंटली एबल्ड विल बी सेट अप इन द कंट्री, और यह हो रहा है लखनऊ में। इसको आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है। माता टीला बांध बेतवा सही है, ओबरा बांध रियान सही है, काठी बांध रामगंगा ये भी सही है, जबकि मेजा बांध रोहिणी सही नहीं है। आप इससे अवगत हो लीजिएगा और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखें, निम्न से कौन सा शहर यमुना नदी पर बसा हुआ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द रिवर यमुना। यानी 3 तो बसे हैं, कालपी बसा है, इटावा बसा है, आगरा बसा है, लेकिन कन्नौज नहीं बसा है। कन्नौज के साथ आप जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की प्राप्त जीआई टैग भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन है कि इंडिकेशन है के मुताबिक कौन जिला सही सुमेलित नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेट जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दोस्तों चिकन क्राफ्ट लखनऊ फेमस है, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर फेमस है, टेराकोटा जो खिलौने जिला गोरखपुर फेमस है, लेकिन गुलाब मीनाकारी क्राफ्ट जिला मिर्जापुर नहीं है, वाराणसी है। तो यह डी इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। दोस्तों दीपावली पर्व को शोक त्यौहार के रूप में मनाने वाली जो जनजाति है वह है थारू। थारू के साथ आप जा सकते हैं। और हम आ गए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश में अवस्थित कौन संस्थान सुमेलित नहीं है। देखिए 4 संस्थान दिए हैं, इसमें भारत सब्जी संस्थान, शोध संस्थान महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि वाराणसी में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है, सही है, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में ये भी सही है। लेकिन जब केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट बुलंदशहर में न होकर के बरेली में है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और हम आ गए अगले प्रश्न की तरफ। अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध उस शासक का नाम बताएं जिसने प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत करी। तो यह किया था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के साथ आप जा सकते हैं। बड़ा हवाई अड्डा जेवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो यह स्थापित किया जा रहा है वर्ल्ड का 4th और इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन टर्म ऑफ एरिया। इसमें इस इंग्लिश वर्जन को देख लीजिएगा, यानी कि विश्व का 4था बड़ा और भारत का सबसे बड़ा एरिया वाला जो स्थापित किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा हिंदी में कट गया, बड़ा प्रश्न होने के नाते। अब आइए अगले प्रश्न को देखें। 10वां, निम्नलिखित से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान 88,000 ऋषियों की तपोवन स्थली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यह जाना जाता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य लखनऊ सीतापुर के पास स्थित नैमिषारण्य सही जवाब। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 राज्यों में लगी उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से लगी हुई है। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट विद 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और यह है मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश सबसे कम लगी हुई है। आप अवगत हो लीजिएगा। हम आ गए 12वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में भारत के एकमात्र जिले का नाम बताएं जिसको 4 राज्यों की सीमाएं छूती हैं। दोस्तों यह बड़ा ही यूनिक डिस्ट्रिक्ट है और वह है सोनभद्र। सोनभद्र के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। ब्रजमंडल ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस फोक डांसेज। और यह है चरकुला। चरकुला डांस
जो फोक डांस है ब्रजमंडल का, बहुत फेमस है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार की बेटियों के लिए लाई गई कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत 15 साल की अवधि में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? अंडर द कन्या सुमंगला योजना ब्रॉट फॉर द डॉटर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड इन अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स? 15,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 के साथ आप बी के साथ आप जा सकते हैं, 15,000 रुपए सही जवाब। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत का 50% राज्य सरकार व्यय करेगी, जबकि 50% बाकी किसके द्वारा व्यय किया जाएगा? अंडर द उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी स्पेंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट while the rest 50% will be done by home, और यह किया जाएगा इच्छुक जनता के द्वारा। जो भी पब्लिक इंटरेस्टेड होगी उसके नाम पर जो है उसका नामकरण किया जाएगा और वह जनता, इच्छुक जनता उसको वहन कर सकती है। एक तरह की योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई है। आइए अगले प्रश्न को देखिए। नवाबों के शहर के रूप में जाने जाना वाला वो लखनऊ उत्तर ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो यह ऐतिहासिक रूप से अवध के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अवध क्षेत्र के रूप में आप इससे अवगत हो लीजिएगा। निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? Which of these following pair is not correctly matched? तेल शोधनशाला मथुरा सही जवाब है। कालीन उद्योग भदोही सही जवाब है। यह अगला प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा, यह भी सही है, लेकिन ताला उद्योग शाहजहांपुर में नहीं है, अलीगढ़ में है, तो इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर जो सी सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश किस जिले में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? दोस्तों यह अवस्थित है मेरठ में, तो मेरठ के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण सिराजे हिंद के नाम से जाना जाने वाला जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिराजे हिंद की बात आएगी, शैक्षणिक उपलब्धियों की बात आएगी, सर्किट डेंसिटी की बात आएगी, लेकिन इसकी स्थापना किसने की? अगर यह प्रश्न पूछता है तो आप कह देंगे फिरोज शाह तुगलक, जिसने जौना खां के नाम पर जौनपुर को स्थापित किया था। तो फिरोज शाह तुगलक सही जवाब। अब आ गए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। प्रागैतिहासिक काल की आदि मानव से जुड़ी चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनभद्र इसका सही जवाब है। इससे पहले भी सोनभद्र का नाम आपने देखा, जो कि 4 राज्यों को छूती हुई सीमाएं, और यहाँ पर भी आ गया एक बार सोनभद्र, तो ध्यान में आप अवश्य रखिएगा सोनभद्र। और अगला प्रश्न देखिए। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड? और यह लोकेटेड है कानपुर में। अगले प्रश्न को देखिए। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है? विच इज द फर्स्ट हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों यह है जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित है यूनिवर्सिटी, जगत गुरु रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी। आप जा सकते हैं इसके साथ। और अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? दोस्तों बागी बलिया के साथ आप जा सकते हैं। बलिया फेमस है अपनी बगावत के लिए, और यह जो है इसका सही जवाब भी है। अगले प्रश्न को देखें। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण के अंतर्गत है? दोस्तों इस मामले में उत्तर प्रदेश बहुत ही पीछे है और मात्र 6.88% जो है फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में है, तो इससे आप अवगत हो लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? वेयर इज द नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर लोकेटेड? और यह लोकेटेड है झांसी में। झांसी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर सबसे अंतिम स्थान किस जिले को प्राप्त है? एक प्रश्न आपको मिल गया। सबसे ज्यादा साक्षरता लिटरेटली जो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो गौतम बुद्ध नगर हो गया। और सबसे कम स्थान किसको प्राप्त है? तो वह प्राप्त है दोस्तों श्रावस्ती को। श्रावस्ती के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर में, जो कि गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो गोरखपुर गीता प्रेस के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर यह जो प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है संरक्षण के लिए गिद्धों के, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, और यह सेटअप किया जा रहा है गोरखपुर में। गोरखपुर के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? तो यह अभ्युदय योजना का संबंध है निःशुल्क कोचिंग योजना से, और इसके साथ आप जा सकते हैं। निःशुल्क कोचिंग योजना, अभ्युदय योजना। आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ओखला पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर इसका सही जवाब हुआ। और हम आ गए अंतिम प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न देखिए। कुछ दिन पूर्व यूनेस्को द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ दिन पूर्व यूनेस्को द्वारा 6 भारतीय सांस्कृतिक स्थलों को संभावित सूची
सूची में जगह दी गई उनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल शामिल है दोस्तों? यह शामिल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाराणसी के घाट को उत्तर प्रदेश ने संभावित सूची यूनेस्को ने संभावित सूची में रखा। और इसी के साथ यह 60 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। लगातार प्रयास करूंगा कि आपके जीडी से संबंधित प्रश्नों को लेकर के और भी सारे जो उसके यूनिट्स हैं वो कवर करते हुए उपस्थित होता रहूं, जिससे आपकी परीक्षा बेहतर से बेहतरतम होती जाए और आप अंतिम रूप से क्वालिफाई कर जाएं और इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।